ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये समझ गए। सेल लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर में जनरेट हो सकती है। सेल लगाने से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, तभी तो करंट है। हम लोग का लाइट कैसे चल रहा है? तो भाई कनेक्टेड वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल लगाया जाए। अगर ऐसे ही वायर नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ हो, फ्लोर पे पड़ा हुआ हो, तो क्या उसमें बल्ब लगा देने से थोड़ी ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। ऐसे ही कोई वायर फेंका हुआ, लटका हुआ, पड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, उसमें कोई करंट नहीं है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह से ये अगर मान लो एक है, ये मान लो अगर एल्युमिनियम का हो तो इसमें कोई करंट नहीं है, लेकिन सेल लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, तब देखो करंट जीरो नहीं रहेगा, करंट एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला कंडीशन यानी करंट का कंडीशन चैप्टर 3 में आएगा। चैप्टर 1 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसलिए मैंने लिख दिया अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, दैट इज सेल और पोटेंशियल डिफरेंस नॉट कनेक्टेड। क्लियर है ये बात? ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। जब सेल लगा देंगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। बोलो भाई युवराज, क्लियर हुआ? ऐसा क्लियर हुआ? तो चलो भाई इसको हटाता हूं मैं, इसको अब मिटा दूं, आगे बढ़ता हूं। तो ये समझ गए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं हो सकता, डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो ये मैग्नेट हो, चैप्टर 5 में देखेंगे, अगर ये मैग्नेट हो तो मैग्नेट के फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं, क्लोज लूप बनाया इस तरह से क्लोज लूप होते हैं मैग्नेट के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ये हमारा क्लोज लूप बनाता है, मीन्स क्लोज होता है। इसमें कोई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता। यहाँ कोई स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता। यहाँ से फील्ड लाइन समझो ऐसे जा रहा है, फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, तो क्लोज लूप बना रहा है, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा अगर दिखा दिया तो रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन कर्व होता है, क्लोज कर्व नहीं होता है। अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड लाइन ऐसे निकल के टर्मिनेट हो जाएंगे। क्लोज लूप नहीं बनाता, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे। अंदर में तो होता नहीं है। अंदर में तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तो दिखाएंगे नहीं। ये एक स्फेयर है, ये भी एक चार्ज स्फेयर है, बट जो भी पॉजिटिव चार्ज है सब सरफेस पे होता है और फील्ड लाइन हमेशा बाहर होता है। और यहाँ से ऐसे दिखाओगे, यहाँ से ऐसे दिखाओगे। ये भी ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना ही चाहिए। इस तरह से याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोगों ने दिखाया था लास्ट क्लास में। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही चलेगा और इस तरह से होगा। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हुआ, ये हम लोगों ने देखा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें, यहाँ ये ओपन कर्व है, क्यों? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फिनिश, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिनिश। अगर आइसोलेटेड भी होता तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी पे जाके फिनिश, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उधर जाके इन्फिनिटी पे फिनिश। चाहे उधर इन्फिनिटी पे जाके फिनिश हो या किसी नेगेटिव चार्ज के कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट हो गया हो, जो भी होगा तो टर्मिनेट होगा। ये नहीं कि वापस यहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वापस यहाँ नहीं आएगा ये, ठीक है? कोई क्लोज पाथ इधर नहीं बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों को याद रखने हैं। ये ओपन कर्व है, स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। इसको दिखा दो, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिख लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे तुम अपना नोट का पॉइंट में लिखो, ये तो अब याद ही रहेगा। जब एक बार समझ गए तो ये याद रहेगा तुम्हें। इसको नोट एक तरफ अलग कर लेना। अभी तो ये यहाँ लिखा हुआ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव
स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉजिटिव से, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है नेगेटिव पे। Hence electric field lines are open line or curve, open lines or curves, not closed। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं और ये चैप्टर 5 में समझ पाते हैं। वैसे अभी भी आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही होता है भाई, क्लोज लूप बनाते हैं, सबको पता है। तो दोनों में डिफरेंस है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये डिफरेंस है। क्लियर है भाई, साफ साफ दिख रहा है? ठीक है भाई, तो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हटा दूं? ये समझ गए। तो और एक पॉइंट देखें हम लोग, 12 नंबर पॉइंट। पढ़ो, थोड़ा आवाज़ निकाल के पढ़ो भाई, मुझे भी तो पता लगे कि पढ़ रहे हो। याद कर जाओ जल्दी। पढ़ लिए? समझ गए होगे? चलो देखो भाई क्या लिखा है। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक पॉइंट चार्ज। इसका मीनिंग तो नहीं समझ में आया होगा रोशन, समझ में तो नहीं आया होगा। तो अभी देखो क्या है। वेरी लार्ज डिस्टेंस, मान लो ध्यान देना, इस तरह का हमारा कंडक्टर है, ये शेप है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस तो निकलेंगे भाई, और फील्ड लाइंस निकलता है परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ये तो निकलता है भाई, बिल्कुल निकलता है। तो ठीक है, यहाँ से निकालेंगे परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर तो निकालोगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर अगर और आगे बढ़े तो ऐसा तो नहीं कि इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इंटरसेक्ट तो करना होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो ये वाला यहाँ से ऐसे चले, ये वाला ऐसे चले, तो ये इंटरसेक्ट होने वाला जैसे कंडीशन बन रहे हैं, लेकिन ये होता नहीं है इंटरसेक्ट। तो ये कैसे होगा भाई? तो ये ऐसे चलेंगे, ये ऐसे चलेगा, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे, ये तो ऐसे निकल गया, ये वाला ऐसे चल करके ऐसे हो जाएंगे, ये वाला भी ऐसे चल करके ऐसे हो जाएंगे, ये वाला ऐसे चल करके ऐसे हो जाएंगे, ये वाला ऐसे हो जाएंगे, ये वाला भी निकलेगा तो ऐसे, बाद में ये ऐसे हो जाएंगे। इस तरह से होंगे कि जब पास में हैं तो कंडक्टर का कर्वेचर मैटर कर रहा है। जब दूर चले जाएंगे तो इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे कि ये सेंटर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है समझो। तो आगे चल करके ऐसा होना चाहिए डायरेक्शन कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए ऐसे कि सेंटर से अवे जा रहा है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखेंगे तो सरफेस मैटर करता है, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलने हैं भाई, ऐसे चलने हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे इसका टेंडेंसी ऐसा होगा जैसे कि सेंटर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा हो। आगे चल देखो, यहाँ से तो निकला ऐसे,
लेकिन आगे चल करके ये ऐसे कर्व लिया कि दूर जा कर के लगे कि ये सेंटर से आ रहा है। वैसे ही सारे के लिए वैलिड होगा। पास में हैं तो कर्वेचर मैटर करेगा, दूर हैं तो कर्वेचर कैसा है यहाँ पे वो मैटर नहीं करेगा। ये दिखेगा कि भाई सेंटर पे है, उससे अवे होना है या उसके टूवर्ड्स होना है, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस से तो परपेंडिकुलर निकलता है, लेकिन आगे चल करके ये ऐसा कर्व बनेगा कि इसको लगे कि सेंटर ऑफ चार्ज से आ रहे हैं। क्योंकि जब ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओगे तो ये जो कर्वेचर का क्या शेप है उससे मतलब नहीं है। ज़्यादा डिस्टेंस पे जाने से ये पॉइंट चार्ज बन जाता है। ज़्यादा डिस्टेंस जाएंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होगा तो यहाँ पे अगर इसका फील्ड देखेंगे तो इसके सेंटर से अवे होगा या सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पे किस कर्वेचर में, किस शेप में है उससे मतलब नहीं है। एक क्यूब भी होता, अगर ये क्यूब भी होता तो भी ऐसे या ऐसे होता, सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग इसी के अलॉन्ग होता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में क्यूब हो तो यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे, यहाँ फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे। अब यहाँ देखोगे तो ये फील्ड लाइन ऐसे चलेगा कि इसको लगे कि यहाँ से आ रहे हैं, ये वाला ला जा करके ऐसे बन गया। तो ये चेंज इस तरह से होने हैं। जब पास में है तो कर्वेचर के अकॉर्डिंगली है, जब अवे जाएंगे तो अवे फ्रॉम सेंटर और टूवर्ड्स द सेंटर होगा। मीन्स इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। फिर से अब देखो क्या लिखा हो, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, चलेगा वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो ये रॉड है या मैंगो का शेप का है या एप्पल का शेप का है या परफेक्ट स्फेयर है, उससे कोई मतलब नहीं है। दूर चले गए तो इससे शेप से मतलब नहीं है। तो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक पॉइंट चार्ज की तरह होगा, क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादा डिस्टेंस पे ये ट्रीटेड ही होगा पॉइंट चार्ज की तरह। पास में इसका परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलेगा, लेकिन ये निकल करके इस तरह से कर्व बनेगा कि ये ज़्यादा आगे डिस्टेंस जाएंगे तो लगेगा सेंटर ऑफ चार्ज से आ रहा है या जा रहा है। क्लियर हुआ रोशन यहाँ तक? ठीक है, ऐसा ना बताओ, क्लियर है? ऐसा सिंगाल शाश्वत क्लियर है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो भाई, एक और लास्ट प्रॉपर्टी तुम लिख लो। नंबर प्रॉपर्टी समझ लो, लिख ले। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस associated with number of field lines associated with any charge is proportional to the magnitude of charge. कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएट कराएंगे वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। किसी एक कॉन्टेक्स्ट में जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मीनिंग क्या हुआ ये ज़रा समझा जाए। तो देखो भाई, अगर ये एक मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला अगर माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान देना भाई, एक अगर प्लस क्यू चार्ज है दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से तुमने फील्ड लाइन निकाला ऐसे, ये निकाला ऐसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला ये निकाला ऐसे, ये निकाला ऐसे, तो ऐसे दिखाओगे भाई, इधर भी दिखाओगे तो इधर भी दिखाओगे, इधर ऐसे दिखाया, इधर भी दिखाया, इधर ऐसे दिखाया, इधर भी दिखाया, ऐसे दिखाया तो इधर ऐसे दिखाया। फील्ड लाइन से जितना निकाल रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 दिखाया तो इधर कितना दिखाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, दोनों तरफ सेम होंगे। क्यों भाई? क्योंकि इधर है प्लस क्यू चार्ज, इधर है माइनस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होंगे।
10 इधर तो 10 इधर। ठीक है, तो ये समझ गए। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये तो भाई 10 10 थे। अब यहाँ पे मान लो हमने Q चार्ज लिया या 2Q चार्ज ले लें और इधर -Q ही लें। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे फील्ड लाइन दिखाएंगे, तो फिर कैसा फील्ड लाइन होगा ये अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो बताओ भाई ये कैसा होगा। इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करने को आ जाए स्कूल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा, देखो ये निगेटिव चार्ज है, चलो भाई -Q, ये पॉजिटिव चार्ज है +2Q। तो फील्ड लाइंस तो इधर ज़्यादा होगा और इधर कम लिंक्ड होंगे, कम एसोसिएट होंगे। और दिखाएंगे कैसे भाई? तो दिखाएंगे ऐसे, इससे फील्ड लाइन देखो पॉजिटिव है तो निकलेगा, निगेटिव है तो टर्मिनेट करेगा। एक तो डायरेक्ट दिखा दिया, दूसरा इसको दिखाया तो ऐसे करके दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा तुम्हें, अगर इन दोनों में लड़ाई होगा तो इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंगली फील्ड ज़्यादा होंगे सराउंडिंग में, इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ऐसे चलेगा, ये ऐसे तो ये ऐसे, इसका ज़्यादा इफेक्ट चल रहा है भाई। और यहाँ से निकला ऐसे, इधर से निकला ऐसे, इधर से निकला ऐसे, इधर से निकला ऐसे, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला। इधर फील्ड लाइन कितना हुआ दिखाया भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उधर 7 है तो इधर 14 है, तो ठीक है। अब ये देखो, आप सोचोगे कि अच्छा और आगे का क्या होगा, तो और आगे का भी हम लोग देख सकते हैं, और आगे का भी देख सकते हैं। छोटा कर दे भाई, ठीक है। अब देखो इसके आगे का कैसे देख सकते हैं वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। आगे इसका जो फील्ड होगा ये ऐसे चलेगा और ऐसे चला जाएगा, और इसका फील्ड लाइन जो होगा ऐसे, वो ऐसे चला जाएगा भाई। इसका फील्ड आएगा ऐसे तो ऐसे जाएगा। और छोटा कर दो, देखते चलो बस। और इसके फील्ड लाइन होंगे ऐसे, तो ये ऐसे निकल गए, ऐसे। यहाँ पे एक मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, और अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे निकला, और यहाँ पे भी ये ऐसे निकला और इधर चला आया। एक और निकला ऐसे, यहाँ चला आया। एक और निकला इधर से तो ये यहाँ चला आया, समझो। तो यहाँ देखोगे कि स्पेस में, अब देख रहे हो यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसका इफेक्ट कम है। इसका बस पास में अगर हैं, पास में हैं तो इसका इफेक्ट है, कैप्चर कर रहा है, और बाकी में इसका इफेक्ट ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आगे जाके ऐसे कैसे हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया उधर। ठीक है, ये लास्ट ही समझो कि दिखा रहा हूँ मैं, लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आज के लिए। अब ये ज़रा समझो, इसके बाद टॉपिक न्यू चेंज हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन स्कूल वाले को पूछना होता है तो ऐसा पूछते हैं। तो देखो भाई, कहीं भी तुम्हें चेक करना, तो मैंने तो फंडामेंटल रूल बताए हैं, जहाँ चेक करना चाहते हो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख करके और देखोगे। अब तुम खुद सोचो कि अगर मान लो हम लोग चाहते हैं कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अगर मान लो यहाँ पे देखना चाहें, तो यहाँ पे तो भाई ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर ही होगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, बट ये अट्रैक्शन कम करेगा, ये अट्रैक्शन कम करेगा, ये रिपल्सन ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा चार्ज है, सेपरेशन सेम है। इसलिए दोनों का जब नेट निकालोगे तो ये ऐसा आएगा। तो ये नेट है तो भाई ठीक है, यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा है। देखो यहाँ टेंजेंट ऐसे ही है। जब इसके बहुत पास आ जाओगे तब इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, तब इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे और इसका रिपल्सन होगा छोटा सा ऐसे। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा भाई? तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे फील्ड है। और बिल्कुल पास आ जाओगे तो इसको नॉर्मल होना है, इसी का इफेक्ट चलेगा और नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल पास होगे, नॉर्मल ही निकलेगा ये। लेकिन जहाँ पे दोनों का इक्वल डिस्टेंस, वहाँ डोमिनेंसी इसकी ज़्यादा होगी। इसलिए स्पेस में देख रहे हो, लग रहा है कि यही निकाल रहा है फील्ड लाइन।
इसको अगर मैं और बहुत छोटा करूं, और छोटा करूं, और छोटा करूं, अब देखो इसके फील्ड लाइंस को मैं दिखा रहा हूं। ये है फील्ड लाइन, यहाँ से और चले फील्ड लाइन तो ये ऐसे है फील्ड लाइन, ये वाला जा कर के ऐसे है फील्ड लाइन, ये वाला जा कर के ऐसे है फील्ड लाइन, ये वाला 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 ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये वाला जो है वो ऐसे है फील्ड लाइन, और निकाल दो तो ऐसे है फील्ड लाइन। इस तरह से फील्ड लाइन है। तो आप सोचो कि इतना दूर अगर मैं कैप्चर कर दूं, इतना दूर अगर मैं कवर कर दूं, इतने दूर को अगर बिल्कुल कवर कर दिए जाएं, कवर कर दिए जाए ना, दिखाई नहीं दे, तो तुम्हें क्या लगेगा दूर का देख करके? भाई अच्छा यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, देखो इससे अवे है, इससे अवे है, इससे अवे है, इससे अवे है, इस तरह चल रहा है। यहाँ से और निकाल दोगे तो ये इससे अवे है, इससे अवे आ रहा है, दूर जाओगे इससे अवे है, इससे अवे है, इससे अवे है। मीन्स ये ऑलमोस्ट लग रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है भाई? तो +2q - q, यानी कि q चार्ज रखा हुआ है। ये q चार्ज है, बाहर वाले को कोई पता नहीं कि यहाँ कैसे कैसे क्या है अरेंजमेंट। बस ये है कि ओवरऑल चार्ज कितना है भाई? तो q है। तो q के अकॉर्डिंगली इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फील्ड रेडियली आउटवर्ड फील्ड है। दूर दूर वाले पॉइंट पे तुम्हें रेडियली आउटवर्ड दिखेगा, अंदर ये जैसे वैसे पास होगे वैसे वैसे इसका मैटर करने लग जाएगा, और इसका फील्ड इस तरह से है। अब फील्ड लाइन यहाँ पे देख रहे हो कि एसोसिएटेड दिखा रहे हो। इधर अगर 10 था तो इधर 20 था, इधर अगर 11 है तो इधर 22 होगा, इधर 12 होगा तो इधर 24 होगा। तो अभी जो पॉइंट था कि ये 2q चार्ज है, ये -q चार्ज है, तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद एनी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या भाई? तो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यही हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये हम लोगों ने देखा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कुछ समझ में आया भाई? युवराज, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आए तो। बोलो भाई, क्लियर हुआ? Yes, sir. मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए पॉइंट चार्ज, लेकिन पास में आएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। और ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, इसलिए यहाँ स्पेस देखने से ही पता लग रहा है कि इसका इफेक्ट ज़्यादा है। और ओवरऑल इफेक्ट आउटवर्ड क्यों हो गया? क्योंकि इसने जितने फील्ड लाइन निकले, यहाँ से 24 फील्ड लाइन निकले, तो ये 12 को ही कैप्चर कर पाया। वो भी जो इसके पास आए, आसपास जो आए तो उसको कैप्चर कर पाया। इधर वाले को थोड़े नहीं है कर पाया, नहीं डिवाइड कर पाया, थोड़ा बहुत कराया, उधर से निकल गया, इसके पास टर्मिनेट नहीं हुआ। इसका टेंडेंसी तो होना चाहिए था, अगर दोनों इक्वल वैल्यू का होता तो इसके सारे फील्ड लाइन को ये टर्मिनेट भी कराता, लेकिन वैल्यू इसका बेचारे का कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये तो भाई फैलाना चाहा। अगर ये नहीं होता तो सारे फील्ड लाइन ऐसे निकल जाते, लेकिन ये छोटा सा चार्ज इससे हाफ वैल्यू का आ गया, तो कुछ को तो ये कैप्चर कर लिया, हाफ को कैप्चर कर लिया, बाकी हाफ बेचारे ऐसे हो गए। और ऐसे होकर के लार्ज डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे जा करके ये ऐसा ट्रीट करेगा जैसे कि ये दोनों मिला करके कलेक्टिवली ओनली q चार्ज था, 2q - q टोटल +q चार्ज था, और उससे रेडियली आउटवर्ड का फीलिंग दिया इसने, रेडियली आउटवर्ड वाला फीलिंग दिया इसने। समझ गए? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट थे। अब थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। एक एरिया, फ्लक्स को समझने के लिए, फ्लक्स होता है थ्रू सर्टेन एरिया, किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी एरिया के थ्रू। यहाँ रेड कलर का जो है वो हमारा एरिया है जिसके थ्रू फ्लक्स हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जब ये एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा फील्ड लाइन इससे क्रॉस करें तो समझो ज़्यादा फ्लक्स है। फ्लक्स का मीनिंग क्या है वो भी अभी समझेंगे हम लोग, फ्लक्स का क्या मीनिंग है उसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन समझ लिया जाए इसको। एक मिनट में थोड़ा पॉज लगा दूँ, उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको ज़रा समझा जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट साथ साथ चलता है। एरिया वेक्टर,
कोई एक एरिया हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एरिया हमने ले लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि ग्रीन कलर से दिख रहा है। अब इसके जितने फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करेंगे, अभी ये फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 क्रॉस कर रहा है, 4 5 6 क्रॉस कर रहा है और 7 8 क्रॉस कर रहा है, सब फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो समझो कि 8 के प्रोपोर्शनल है फ्लक्स। फ्लक्स को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स 8 के प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज़्यादा फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स समझा जाता है मैथमेटिकली। क्या है अभी धीरे धीरे चल करके क्लियर होगा, लेकिन अभी समझो कि 8 है। अब देखो ये 3 है, जितना रेड है ना उतना ही जो क्रॉस कर रहा है वो रेड है, जो नहीं क्रॉस कर रहा है वो येलो है। अभी नहीं क्रॉस कर रहा है ये येलो है। रेड अभी 3 था तो 3 फ्लक्स था, अब देखो 9 फ्लक्स हो गए, 9 के करस्पॉन्डिंग हो गए। लास्ट में देखते हो जब छोटा हो जाता है तो एक ही फील्ड लाइन इसको क्रॉस करता है। तो देखो इसका छोटा हो गया तो एक ही फील्ड लाइन ग्रीन रहा, बाकी सब येलो हो गए। येलो मतलब इसके से नहीं क्रॉस कर रहे हैं और ग्रीन मीन्स इससे क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करता ये फ्लक्स वेरी कर रहा है क्योंकि एरिया चेंज कर रहे हैं, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही समझने हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। ठीक है, ये समझे हम लोग बात। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और हम लोगों को देखने हैं भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई। तो देखो भाई हम लोग एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एरिया वेक्टर को पहले समझ लो तब हम लोग फ्लक्स को ज़्यादा बेटर से समझ पाएंगे। अभी समझा जरूर कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स भी इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही लाइन है जिस लाइन के अलोंग पॉजिटिव या नेगेटिव पे फोर्स लगता है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। इसलिए पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो उसके जस्ट अपोजिट में, अगर माइनस नेगेटिव रख देंगे तो जस्ट अपोजिट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक ही बात है। तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। तो ठीक है, इसको मैथमेटिकली और समझने के लिए वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। आप सबको पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सबको मालूम है कि एरिया में कोई डायरेक्शन थोड़ी असाइन होता है। एरिया तो वैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या है, स्केलर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? ये भी जरा समझ लो। एरिया इज ट्रीटेड वेक्टर, एरिया वेक्टर हम लोग तो लिखो इन फिजिक्स वी ट्रीट, चाहे ऐसे लिखेंगे इन सम पार्ट ऑफ फिजिक्स, पूरे फिजिक्स के लिए नहीं, इन सम पार्ट ऑफ फिजिक्स we treat area as vector such that, चाहे ऐसा लिख दें, we treat area as vector to make एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग बना रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन टू मेक एनालिसिस ईजी एंड एनालिसिस ईजी करने के लिए एंड टू रिप्रेजेंट सम कॉन्सेप्ट एंड टू रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी मैथमेटिकली।
कुछ क्वांटिटीज़ को ईज़िली हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाएँ और उसको ईज़िली समझ और समझा पाएँ, उसके लिए एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। स्पेशली किस में, तो हम लोग मैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन दो चीज़ में, मैग्नेटिक मोमेंट भी, फैराडे लॉ, इन सब में भी एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें ईजिली समझ में आ सकते हैं, ईजिली समझा सकते हैं अगर हमारा एरिया वेक्टर ट्रीट किया जाए। सम कॉन्सेप्ट्स like flux, magnetic moment, use area as vector। उसमें एरिया वेक्टर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, किस पर्पस से, समझना समझाना इजी हो, इस पर्पस से। अदरवाइज ऐसे हम लोग एरिया को वेक्टर नहीं समझते, बट हम लोग मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस का सिंप्लिसिटी के लिए एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब एक सवाल आ रहा है ये कि अगर एरिया को वेक्टर ही ट्रीट करते हैं तो एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है भाई, ये तो सब लोगों को समझना पड़ेगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये इसको मिटा दूं, नोट कर लिए यहाँ तक? तो ठीक है भाई, तो अब इसका ज़रा हम लोग देखें कि इसका डायरेक्शन किधर लेते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, तभी तो हम लोग फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेते हैं, तो देखो एरिया अगर कर्व्ड है, कर्व्ड एरिया है, मान लो ये फुटबॉल का एक कलर है, मान लो ऐसे फुटबॉल होता तो बहुत सारे कलर होते हैं, तो एक कलर मान लो ये है। तो अगर ये एरिया ऐसे है, मतलब कर्व्ड एरिया है, अगर कर्व्ड एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर लेंगे आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस तो लेना ही है, नॉर्मल टू द सरफेस तो लेना ही, बट आउटवर्ड, ये होगा एरिया वेक्टर, जिसका वैल्यू होगा ये एरिया और डायरेक्शन होगा ये आउटवर्ड। एक तरफ कॉन्वेक्स है और एक तरफ कॉनकेव है, कर्वेचर, तो जो कॉन्वेक्स साइड में होगा वही हम लोग ले लेंगे एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर ले लिया जाएगा। अगर मान लो ऐसे हैं, अगर ऐसे है मान लो कर्व्ड सरफेस कोई, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। वैल्यू तो एरिया का, ये पूरा वैल्यू एरिया का, बट डायरेक्शन ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर लो और लिखो डायरेक्शन ऑफ एरिया is taken outward normal to the surface, एरिया वेक्टर लेते हैं। ठीक है भाई, कर्व्ड सरफेस है तब तो ये हाल है, कर्व्ड एरिया कर्व्ड सरफेस है तब तो ये हाल है, आउटवर्ड नॉर्मल। बट कभी कभी क्या होता है, प्लेन एरिया भी हो जाता है, प्लेन सरफेस। अब हम लोग बात करेंगे प्लेन सरफेस पे। तो जब प्लेन सरफेस हो तो किधर होगा भाई, तो प्लेन सरफेस तो ऐसे हो गया, मान लो ये प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस है तो ये हो सकता है भाई कि प्लेन सरफेस से एरिया बनाए गए हो, वॉल्यूम इनक्लोज किया गया हो। प्लेन सरफेस से अगर वॉल्यूम इनक्लोज किया गया, ये एक प्लेन सरफेस था, इसका एरिया वेक्टर इधर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जब इनक्लोज करेंगे तो एक अंदर वाला हो जाएगा, एक बाहर वाला हो जाएगा। तो ये जो टॉप पे जो ये वाला टॉप पे जो एरिया है, इस एरिया इस फेस के लिए एरिया वेक्टर ये होगा आउटवर्ड। और इस वाले सरफेस के लिए जो राइटवर्ड सरफेस है उसके लिए मान लो एरिया निकालना चाहें, इसका एरिया रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको ये मान लो रेड कलर का हो, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर इसका इधर हो जाएगा। सिमिलरली अगर बॉटम वाला है तो बॉटम वाले का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। फ्रंट वाला है ये, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, बैक वाले का उधर हो जाएगा। मीन्स इस तरह से आउटवर्ड हो जाएगा। प्लेन सरफेस है तो आउटवर्ड जब वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है तब ये है,
यहाँ पे ये वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। लेकिन कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि प्लेन एरिया है, कोई वॉल्यूम नहीं इनक्लोज कर रहा है, ऐसे ही है, बस एक ही है आइसोलेटेड, एक ही आइसोलेटेड है जब प्लेन। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो भाई इस कंडीशन में देखा जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो भाई एरिया तो नॉर्मल टू द एरिया होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो एरिया तो भाई हम लोग एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हैं, एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हैं। मान लो ये A1 एरिया है और इसको लिखा तो A2 एरिया लिखा। तो अगर ये हमारा आइसोलेटेड है, कोई वॉल्यूम तो इनक्लोज कर नहीं रहा इसकी तरह कि बाहर ले लें, बाहर की तरफ ले लें, तो जब आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड प्लेन है, ये आइसोलेटेड प्लेन, जब ये आइसोलेटेड प्लेन है तो उस कंडीशन में ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कौन? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वाला देखो कितना एंगल बना रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है ऑलमोस्ट 30 डिग्री। ये वाला एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई? तो ये वाला एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इतना बड़ा एंगल बना रहा है भाई, ये 120 या 150 डिग्री बना रहा है। तो ये अगर 150 बना रहा है और ये वाला 30 बना रहा है, तो जो कम एंगल बनाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा एंगल जो बनाता है एरिया वेक्टर के साथ उसको सेलेक्ट नहीं करते। और एंगल जब भी देखते हैं तो दोनों का टेल मैच होना चाहिए, दोनों वेक्टर का। तो यहाँ देख रहे हो A1 का टेल मैच हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये इसका टेल मैच हो गया, तो ये है एंगल बिटवीन A1 एंड फील्ड। और ये A2 वाले के लिए देखेंगे तो A2 एरिया वेक्टर और ये फील्ड का डायरेक्शन, इसमें 150 डिग्री एंगल है, तो हम लोग 30 डिग्री वाला ले लेंगे। तो 30 डिग्री वाला एरिया वेक्टर विल बी सिलेक्टेड और इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। इट मीन्स प्लेन एरिया आइसोलेटेड हो तो हम लोग वो एरिया नॉर्मल टू द एरिया सरफेस लेते हैं जो कम एंगल बनाए, जो कम एंगल बनाए फील्ड के साथ। तो फील्ड कैसे है उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि इधर वाला एरिया लेंगे, उधर वाला एरिया लेंगे। मुसीबत तब बढ़ जाता है भाई कि जब हमारा ये आइसोलेटेड एक प्लेन सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा हो कि दोनों एरिया का डायरेक्शन ऐसा होगा कि दोनों सेम ही एंगल बनाए। ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ये एरिया वेक्टर जो बनाएगा A1 वो फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगा। और ये वाला एरिया वेक्टर लेंगे A2 तो ये भी फील्ड के साथ 90 डिग्री ही बना रहा है भाई, तो दोनों तो 90 डिग्री ही बना रहे हैं। तो जब दोनों 90 डिग्री बनाएंगे तो इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, क्योंकि हम लोग फ्लक्स डील करने जा रहे हैं। और फ्लक्स में फ्लक्स होता है मैथमेटिकली, फॉर्मूला ये है E डॉट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। अगर फ्लक्स इस एरिया के थ्रू निकालना हो तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? बाद में फॉर्मूला डिस्कस होगा, अभी के लिए बता रहा हूँ कि ये अगर इसके थ्रू फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ये फ्लक्स होगा इस एरिया वेक्टर और डॉट पर रख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब 90 डिग्री बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी 90 डिग्री ही बना रहा है, तो ये तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एरिया का वैल्यू और कॉस हो जाएगा 90 डिग्री। और जब कॉस 90 डिग्री हो गए तो जीरो, तो जीरो हो गया। तो ये एरिया लेते तब भी 90 डिग्री लिखते, ये एरिया लेते तब भी 90 डिग्री, फ्लक्स ही जीरो होता। तो इस कंडीशन में हम लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है भाई? जब हमारा वॉल्यूम इनक्लोज करे तब तो भाई हमें पता ही है किधर लेना है। आइसोलेटेड हो तो जो कम एंगल बनाए, यानी कि जो एक्यूट एंगल बनाए, 90 डिग्री से कम एंगल बनाए वो ले लेंगे। एक 90 से ज़्यादा बनाएगा, एक 90 से कम बनाएगा। तो जो एक्यूट एंगल वाला है वो एरिया ले लेंगे। और जब दोनों ही नॉर्मल होगा तो फिर तो कोई भी लो, बात एक ही है, जीरो ही बनाने हैं फ्लक्स। तो इस वाले में एक्यूट एंगल वाला हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये वाला A2 था, तो ये वाला हम लोग नहीं ले पाएंगे, ये वाला हमारा काम नहीं करेगा। तो ये एरिया वेक्टर नहीं सिलेक्ट करेंगे, एक्यूट एंगल वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको भी नोट कर लो भाई। कर्ड वाला तो नोट कर लिया था ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज टेकन, ये लिखा, लिखो जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल। इस तरह से कर्व्ड एरिया हो, कर्व्ड सरफेस हो तो ऐसे,
कर्व्ड एरिया ऑब्लिक कर्व्ड सरफेस हो तो आउटवर्ड नॉर्मल, प्लेन सरफेस प्लेन एरिया हो तो इस तरह का। जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। सर तो वॉल्यूम वाले में जो चार एरिया उनका अलग अलग होगा सबका डायरेक्शन? बिल्कुल, इसका डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट वाले का इधर है, टॉप वाले का अपवर्ड है, बॉटम वाले एरिया का डाउनवर्ड है। एरिया का वैल्यू तो ये होगा बट डायरेक्शन विल बी टेकन दिस वे। और ये फ्रंट वाले का अपनी तरफ हो जाएगा, बैक वाले का उस तरफ हो जाएगा। 6 होते हैं ना क्यूब में, क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस का 6 डायरेक्शन हो गया। देखो इसका आई कैप में हो रहा है डायरेक्शन, इसका किधर हो रहा है? आई कैप में। इसका किधर? माइनस आई कैप में। टॉप वाले का जे कैप में हो रहा है तो इसका बॉटम वाले का माइनस जे कैप में। और ये फ्रंट वाला जो है वो है जेड डायरेक्शन में, के कैप में, और बैक वाला जो है वो माइनस के कैप में। 6 डायरेक्शन 6 फेस। बोलो भाई, कोई और कंफ्यूजन है तो बताओ। लिख लिए? रोशन लिख लिए? यस सर। एक होमवर्क में दिया था फिल लाइन ड्रॉ करने को, एक होमवर्क में दिया था इलेक्ट्रिक फिल लाइन ड्रॉ करने के लिए 3 चार्ज थे, किए थे ट्रायंगल पे। अरे दिया था ना लास्ट क्लास में होमवर्क। क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज। कुछ लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं लग रहा है कि ऐसा दिया था रोशन। यस सर। तो फील्ड लाइन तो नहीं ड्रॉ किए होगे? किए? युवराज किए थे? रफ ही किया है। और इक्वेटोरियल वाला बोला था करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो कर लिए थे तुम लोग? भाई टेस्ट होगा 3 मई को। एक और दिया था कि माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इस तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ये दिया था ना? रिया किया था? यस सर। कर लिया था। युवराज तुमने नहीं किया? कल करवाया भी था मैंने। तो इसमें करने में क्या परेशानी था? इसमें तो कुछ भी नहीं था भाई। देखो जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। देखो निगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है भाई, तो Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और r²। ये r है तो ये r²। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, चार्ज अपॉन 4πε0 r²। ये तो सबको याद है। ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा भाई, तो पॉजिटिव अपने से अवे करेगा। पॉजिटिव जो होगा वो अपने से अवे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगा। वो कितना होगा भाई, तो वही Q अपॉन वही 4πε0 और r² भी वही। इस तरह से होगा इसका। तो अब इस दोनों का तो भाई फील्ड हमें नेट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये था। याद होगा भाई, जो होमवर्क देते हैं फटाफट किया करो। ये L है, ये L है, और ये वाला डिस्टेंस था x, इसलिए ये r का वैल्यू हो गया L² प्लस x², याद होगा। और अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी है थीटा एंगल। बताया था कल, बोला भी था कि आ जाना भाई अगर नहीं हो पाएगा तुमसे तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया ये उतना ही वैल्यू का है। मान लो E0 है तो ये भी E0 ही वैल्यू का है, दोनों ही E0 वैल्यू के हैं। इसलिए जब दोनों को नेट करेंगे, नेट फील्ड एट पॉइंट P निकालने हैं तो पॉजिटिव वाले का फील्ड प्लस नेगेटिव वाले का फील्ड दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो जब दोनों का देखा गया तो भाई ऐसे हैं, ये थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल है, और ये थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल है। इट मीन्स ये E0 और ये E0, तो E0 cos थीटा एडअप हो जाएंगे, और E0 sin थीटा और इधर E0 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे।
बोलो भाई तान्या। नेट फोर्स निकाल कर E नॉट से डिवाइड कर नेट फोर्स निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया था ना कि स्कूल वाले ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पे विश्वास करते हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए वे काम करने पड़ेंगे। तो देखो भाई, तो इन दोनों का अगर करेंगे तो क्या होगा, ई नॉट साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ई नॉट कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ई नॉट कॉस थीटा, ट्वाइस ई नॉट कॉस थीटा मिल जाएगा और इन दोनों का वैल्यू रखने पड़ेंगे। ट्वाइस और ई नॉट का वैल्यू रखेंगे कितना भाई, तो Q अपॉन 4πε0 r², ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और कॉस थीटा का वैल्यू हमें लिखने पड़ेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया ये बेस L डिवाइडेड बाई ये R, L डिवाइडेड बाई ये R। इसलिए फाइनली जो वैल्यू मिल गया 2QL, न्यूमरेटर में आया 2QL, यानी कि Q मल्टीप्लाइड बाई 2L ये आया, और डिवाइडेड बाई 4πε0 RQ, RQ का मतलब है √x² प्लस L² का क्यूब, ये है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है भाई 2E cos थीटा, तो ये वैल्यू रखा। ये क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, और 4πε0 और x² प्लस L² का पावर क्या हो जाएगा भाई, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ है, इधर रूट लगा हुआ है। तो ये है नेट फील्ड का वैल्यू। और अगर डायरेक्शन के साथ लिखना चाहेंगे तो देख रहे हो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, ई नॉट कॉस थीटा एडेड अप है, और यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो इस डायरेक्शन में है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो इस डायरेक्शन में है भाई, तो उसके अपोजिट में है, तो अपोजिट में है और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है। इसलिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको -P अपॉन 4πε0 और x² प्लस L² का पावर 3/2। भाई ये बताया था कल, तो आप लोग तो ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, कल आए नहीं कुछ लोग। ये है रिजल्ट फाइनली, -P अपॉन 4πε0 x² प्लस L² का पावर 3/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक तरुण? यस सर। तो ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, और यही अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे तो x वेरी वेरी ग्रेटर देन L कर देना, तो ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल मिल जाएगा। तो ये कल के क्लास में कराया था, आज भी फिर से करा दिया। चलो अब जरा हम लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले ले। है सिंपल सा, जो पहले फोर्स निकाला था वैसे ही काम करते हैं। फोर्स निकाल के भी लास्ट में Q नॉट कर सकते हो, लेकिन स्कूल वाले ज़्यादा तुम्हारा ये लाइक करते हैं, इसलिए ये कर लोगे, बात एक ही है। और ये सारे प्रॉपर्टी वाले जो पॉइंट्स थे वो मैंने तुम्हें PDF में भेज दिया है, तो उसको नोट कर लोगे। और ये देखो, इसका मैं अगर दिखाना चाहूँ तो इसके फील्ड लाइन फटाफट मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपका छुट्टी। इसके फील्ड लाइन देखो, अगर यहाँ की बात करें तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, कैंसिल कर लेगा, लेकिन इसका रिपल्सन रहेगा, इसलिए इस फील्ड लाइन जो होंगे यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो ये अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से हैं, ये फील्ड लाइंस ऐसे हैं समझो, ऐसे हैं समझो, ऐसे हैं समझो, इधर से चलेगा ऐसे, उस तरह से इसके भी चलेंगे ऐसे। आपको जहाँ चेक करना होगा वहाँ पे यूनिट चार्ज पॉजिटिव रख करके देख लेना, पॉजिटिव रख करके देखोगे अपने आप पता लग जाएगा। ये तो धीरे धीरे याद हो जाते हैं ना लोगों को, तो इसलिए आपको जहाँ टेस्ट करना होगा वहाँ पे चार्ज रख करके देख लेना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या होना चाहिए। ये इस तरह से बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट, बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट, और ये फील्ड लाइन ऐसे, सबसे सारे पॉजिटिव ही थे इसलिए निकलते रहेंगे, सब में से निकलता रहेगा फील्ड लाइंस। सिमेट्रिक है, इस तरह से फील्ड लाइन निकलेंगे, सबके फील्ड लाइन निकलते रहेंगे। ये 3 इक्वल चार्ज के ट्रायंगुलर में हैं।
कहीं भी देखना चाहोगे तो एक जगह मैंने दिखा दिया, यहाँ पे यहाँ देखना चाहोगे तो ऐसा ही होगा, इसका देखो ऐसे रिपल्सन, इसका देखो ऐसे रिपल्सन और इसका देखो तो ऐसे रिपल्सन। तो इन दो का तो रिजल्टेंट पहले ही ऐसे आएगा, तीसरा और ऐड हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में नेट उधर जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसका रिपल्सन कम होगा, इसका रिपल्सन भी कम होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, तो भाई पहले इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये मिला। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसे मिला, तो ये मिला टेंजेंट बन जाएगा। बीच में देखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर, दोनों सेम फोर्स, तीनों सेम फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को सब कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि इन दो का रिजल्टेंट निकालोगे तो इसके इक्वलेंट अपोजिट, इन दो का रिजल्टेंट निकालोगे इसके इक्वलेंट अपोजिट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इसके। तो जब भी 3 इक्वल वैल्यू के फोर्स लगते हैं तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, फाइनली 2 मिल करके तीसरे को मार देंगे, कोई भी 2 मिलकर तीसरे को मार देंगे। इसलिए 120 के एंगल पे जब इक्वल वैल्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे तो नेट फील्ड विल बी 0। नेट फील्ड यहाँ पे हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। समझ गए? इस तरह का होगा, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? होमवर्क है तुम्हारा NCERT क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मीन्स फर्स्ट चैप्टर का 1.1 से लेकर 1.6 तक। ये ट्राई करके इसमें से डाउट बताना मुझे, हो जाएगा? अरे